चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने इरिगेशन मेथड्स, क्या क्या चीज, जर्क, जे या जे, ऊपर वाला या नीचे वाला, हाँ सी, जर्किंग, नो आइडिया, एक बार देखिए गूगल कीजिएगा। चलिए लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने इरिगेशन मेथड्स के बारे में बात की थी, ठीक है। जनरली इरिगेशन मेथड्स का अगर हम बात करें, इरिगेशन मेथड्स 3 प्रकार के होते हैं, सरफेस मेथड, सब सरफेस मेथड और पाइप मेथड। सरफेस मेथड के अंदर हमने 2 प्रकार के बारे में बात किया था, वाइल्ड फ्लडिंग और कंट्रोल फ्लडिंग। कंट्रोल फ्लडिंग के अंदर हमने सबसे पहले बात की थी चेक बेसिन के बारे में। चेक बेसिन के बाद में हमने बात किया था बॉर्डर स्ट्रिप के बारे में। बॉर्डर स्ट्रिप के बाद फरो इरिगेशन, फरो इरिगेशन के बाद मॉडिफाइड फरो के बारे में बात किया था, जिसके अंदर कोरुगेशन हो गया था। कोरुगेशन के बाद एवरी फरो इरिगेशन, अल्टरनेट फरो इरिगेशन, सर्ज इरिगेशन, कैबलिगेशन के बारे में हमने बात किया था। प्रिसाइज मेथड के अंदर जो है हमने स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में बात की थी, उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बात किया था। लो एनर्जी प्रिसिजन एप्लीकेशन जो है किसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म है, स्प्रिंकलर इरिगेशन के। फिर हमने ड्रिप इरिगेशन के बारे में बात की थी, ड्रिप इरिगेशन की मॉडिफाइड फॉर्म कौन सी है, टाइफून है। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। इमिटर्स जो है कितने प्रकार के होते हैं, पॉइंट सोर्स या जो भी है लाइन सोर्स, ठीक है। उसके बाद में फिल्टर्स 2 प्रकार के होते हैं, सैंड फिल्टर होता है और एक स्क्रीन फिल्टर या फिर मैश फिल्टर होता है। पीडीपीजी के सिलेबस के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लिखा हुआ है कि क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर जो है जनरली अगर हम देखें, जैसे ड्रिंकिंग क्वालिटी की बात करते हैं, जब हम न्यूट्रिएंट पढ़ रहे थे तो न्यूट्रिएंट के केस में मैंने आपको एक टर्म बताया था जिसको मैंने कहा था ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या कहा था, ब्लू बेबी सिंड्रोम, या इस ब्लू बेबी सिंड्रोम को मेथेनोग्लेबेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेथेनोग्लेबेमिया। और उस केस के अंदर मैंने बताया था कि मान लीजिए ड्रिंकिंग वाटर है और ड्रिंकिंग वाटर के अंदर नाइट्रेट नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, किसकी, नाइट्रेट नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन यदि 10 ppm, कितना, 10 ppm या 10 मिलीग्राम से अगर ज्यादा हो जाती है, और इसका सेवन अगर मान लीजिए कोई बच्चों में ये ज्यादा बीमारी होती है, अगर वो सेवन करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम या मेथेनोग्लेबेमिया होता है। मेथेनोग्लेबेमिया में जनरली क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। मींस कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो सोइल हो, प्लांट हो या फिर वाटर हो, इसके अंदर जब कोई टॉक्सिक मटेरियल या कुछ केमिकल्स या फिर हम कहें कुछ न्यूट्रिएंट अगर मान लीजिए ज्यादा मात्रा में होंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कोज करते हैं। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर के अंदर जनरली हम ये देखेंगे कि कितना साल्ट कंसंट्रेशन का वाटर जो है क्रॉप प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है, पहली चीज। उसके बाद में अलग अलग क्लासिफिकेशन अलग अलग जगह से दिए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर हमें याद रखना होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन। साल्ट कंसंट्रेशन के बेसिस पे जो है हम वाटर का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। वाटर का क्लासिफिकेशन हम 3 तरीके से करते हैं। फर्स्ट वन, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। सेकेंड इज ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर। और थर्ड है आपका सैलाइन वाटर, सैलाइन वाटर। और फोर्थ है इसमें ब्राइन वाटर। क्या है, ब्राइन वाटर। जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेश वाटर किसे कहेंगे, फ्रेश वाटर का मतलब ये है किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, साल्ट कंसंट्रेशन पर, कि उसके अंदर सोल्यूबल साल्ट कितने हैं उसके बेसिस पे। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 0.05%। 0.05% का मतलब क्या हुआ, यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 लीटर में कितने ग्राम डालोगे, तो जाहिर सी बात है हम कैसे करते हैं कि कोई भी अगर परसेंट में दी हुई है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। वो किस में आ जाता है, ग्राम पर लीटर। परसेंट में हमें कितना दे रखा है, 0.05 ये दे रखा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10, ठीक है। कितना आया, 0.5 ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर वाटर के अंदर कितने साल्ट हो, 0.5 ग्राम साल्ट हो, उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर। क्या कहा जाता है,
फ्रेश वाटर। आपसे मेनली जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा परसेंटेज में कि साल्ट कंसंट्रेशन 0.05% है तो उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर। यदि साल्ट कंसंट्रेशन जो है 0.05% से ज्यादा, 0.05 से लेकर 3% तक हो तो उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिश वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेकिश वाटर। और सेलाइन वाटर किसे कहा जाता है, ऐसा वाटर जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन 3.5% से क्या हो, ज्यादा हो। कितना हो, 3.5% से ज्यादा, या तो 3.5 हो या 3.5 से ज्यादा हो। और जब साल्ट कंसंट्रेशन 5% या उससे ज्यादा हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन वाटर बोलते हैं। मतलब 3.5 से ज्यादा और 5 तक का जो वाटर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेलाइन वाटर। लेकिन सेलाइन से ज्यादा मतलब जब साल्ट कंसंट्रेशन 5% हो जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, ब्राइन वाटर। अगर मैं 5% को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करें तो कितना ग्राम आएगा, इंटू 10 कर दो, यानी 50 ग्राम पर लीटर। यानी 1 लीटर वाटर के अंदर कितने साल्ट हो, 50 ग्राम साल्ट हो, उस वाटर को क्या बोलते हैं, ब्राइन वाटर। सिंपल क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन जो है किस तरीके से हम वाटर को क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट वन फ्रेश वाटर, सेकंड इज ब्रेकिश वाटर, ठीक है, फिर है सलाइन वाटर और लास्ट कौन सा है आपका, ब्राइन वाटर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये पूछते हैं कि जब हम क्रॉप प्लांट्स की बात करेंगे तो क्रॉप प्लांट्स के लिए कौन सा वाटर जो है वो हार्मफुल होता है, या जिसके अंदर कितना % साल्ट कंसंट्रेशन हो तो वो हानिकारक होता है फॉर क्रॉप प्लांट। यदि मान लीजिए किसी वाटर के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन 0.1% से क्या है, ज्यादा है, ठीक है, 0.1% साल्ट कंसंट्रेशन है तो ये क्रॉप प्लांट के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। क्या होता है, हार्मफुल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है। 0.1% को हम क्या लिख सकते हैं कि साल्ट कितने हो, जैसे कि 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 10 लिख सकते हैं। 10 से 10 क्रॉस हुआ तो क्या हुआ, 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम पर लीटर। यानी 1 लीटर वाटर के अंदर कितने ग्राम, 1 ग्राम भी यदि साल्ट है तो वो क्रॉप प्लांट के लिए क्या होता है, हानिकारक। फर्स्ट चीज है आपका फ्रेश वाटर, किसे बोलते हैं, जिसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन 0.05% से कम हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर। ब्रेकिश वाटर 0.05 से 3%, सैलाइन वाटर मोर देन 3.5%, ब्राइन याद रखना है 5%। नमक पानी किसको बोलते हैं, ब्राइन वाटर को नमक पानी बोलते हैं, यानी जिसके अंदर सबसे ज्यादा साल्ट्स होते हैं। इसके बाद क्रॉप प्लांट्स के लिए कौन सा वाटर हार्मफुल होता है, जिसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन कितने से ज्यादा हो, मोर देन 0.1% से ज्यादा हो, वो क्रॉप प्लांट्स के लिए क्या होता है, हार्मफुल। यहां तक समझ में आया। इसके बाद में सिस्टमेटिक तरीके से क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर एक ही चीज है, क्लासिफिकेशन के लिए जनरली जो है एक वर्ल्ड लेवल पर क्लासिफिकेशन दिया गया है और एक इंडिया लेवल पर। क्लासिफिकेशन जो है 2 लेवल पर हमें याद रखना है, एक इंडिया लेवल पर और एक वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, वर्ल्ड में और इंडिया में। किसके क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर की। सबसे पहली बार वर्ल्ड के अंदर जो है क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर का जो क्लासिफिकेशन दिया है यूएस सॉइल लेबोरेटरी ने दिया है, यूएस सॉइल लेबोरेटरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूएसएसएल, यानी यूनाइटेड स्टेट सॉइल लेबोरेटरी, ठीक है। और इस यूनाइटेड स्टेट सॉइल लेबोरेटरी में जो साइंटिस्ट काम करते थे जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था, उनका नाम था विल्कॉक्स। क्या नाम था, विल्कॉक्स। और विल्कॉक्स ने कब दिया था, 1948 में। इस क्लासिफिकेशन को मॉडिफाइड जो किया था, क्या मॉडिफाइड, वो किया था रिचार्ड्स ने। किसने किया था, रिचार्ड्स ने। और ये किया था 1954 में। कब किया था, 1954 में। अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड लेवल पर क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर का क्लासिफिकेशन किसने किया है, तो यूनाइटेड स्टेट सॉइल लेबोरेटरी ने किया है। किस साइंटिस्ट ने किया है, विल्कॉक्स ने किया है। कब किया था, 1948 में। मॉडिफाई किसने किया है, रिचार्ड्स ने। यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर करनाल एक जगह है और उस करनाल के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट।
जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में। ठीक है, और ये कहां पर है? करनाल, और करनाल कहां आता है आपके? हरियाणा में। ठीक है, ये चीज क्लियर है। इंडिया के अंदर क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर का क्लासिफिकेशन किसने किया? CSSRI, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी साल्ट से रिलेटेड काम करती है, यानी जितना भी क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर है उसका क्लासिफिकेशन किसने किया है? सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। यहां तक समझ में आया? क्लासिफिकेशन के फर्स्ट बेसिस की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी हैजार्ड। किसके बेसिस पे? सैलिनिटी हैजार्ड के बेसिस पे। आप सबने सोइल साइंस पढ़ा है। सोइल साइंस में किशन सर ने आपको बताया होगा कि जब भी हम सैलिनिटी की बात करते हैं, किसी भी सोइल की या किसी भी सिस्टम की सैलिनिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ईसी निकालते हैं। और ईसी की यूनिट क्या होती है? ईसी की यूनिट होती है डेसीसाइमन पर मीटर। क्या होता है? डेसीसाइमन पर मीटर होता है। ये चीज क्लियर है? यदि मान लीजिए हमें डेसीसाइमन पर मीटर दे रखा है, और एक चीज और याद रखना है यहां पर, एक पॉइंट, डेसीसाइमन पर मीटर बराबर जो है 100 मिली महोज पर सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 100 मिली महोज पर सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब है मिली महोज। क्या है? मिली महोज। ये जो है एक जर्मन यूनिट है जिसका यूज हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो डेसीसाइमन पर मीटर का ही क्वेश्चन आएगा। ये चीज क्लियर है? किससे मेजर करते हैं सैलिनिटी हैजार्ड को? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे अगर हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो किसके अनुसार बात करेंगे? वर्ल्ड के अनुसार। वर्ल्ड के अनुसार का मतलब क्या है आपके दिमाग में कि ये किसने दिया होगा? यूनाइटेड स्टेट्स सोइल लेबोरेटरी ने दिया होगा। ये चीज क्लियर है? इसके बेसिस पर जो है क्लासेस कितनी है? 4 क्लास है। कितनी है? 4। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर एक एक्स्ट्रा चलता है हमेशा, यानी यहां पर कितनी है? 5 क्लास है। ठीक, इंडिया के अंदर कितनी क्लासेस हैं? 5 क्लास। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सैलिनिटी हैजार्ड के बेसिस पे सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वाटर को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है? कितनी क्लासेस में? 5 क्लासेस में। यूएसएसएल ने ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी हैजार्ड के बेसिस पे वाटर को कितने भागों में डिवाइड किया है? कितनी क्लासेस में? 4 क्लासेस में। ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूं क्लास 1 यानी C1, C2, C3 और C4। ठीक है, C1 की जो वैल्यू है, अगर हम डेसीसाइमन पर मीटर में बात करें, किस में बात करें? डेसीसाइमन पर मीटर में, इसकी वैल्यू आएगी 0.25 से कम। 0.25 से 0.75, 0.75 से 2.25 और मोर देन जो है 2.25। अगर मान लीजिए इस 0.25 को आप मिली महोज पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? मिली महोज पर सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? यहां पर मान लीजिए मिली महोज पर सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? जाहिर सी बात है, यहां पर डेसीसाइमन मीटर दे रखा है तो आप 100 से इसको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कितना आ जाएगा? 25। 25 से 75, 75 से 225, 225 से ज्यादा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको वहां पर ध्यान रखना है। अभी हम डेसीसाइमन पर मीटर के बारे में बात कर रहे हैं। ये चीज क्लियर है? इसके बाद आते हैं हम इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो है किसने दिया है क्लासिफिकेशन? CSSRI ने, सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। कितनी क्लासेस में बांटा है? 5 में। फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट क्लास की बात करते हैं तो यहां वैल्यू जो है हम किसमें बात कर रहे हैं? डेसीसाइमन पर मीटर के अंदर। इसकी वैल्यू जो है कितने से कम होगी? 1.5 से कम। 1.5 से 3, 3 से 5, 5 से 10 और 10 से क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहां से क्या पूछा जा सकता है? सुटेबल फॉर इरिगेशन, कि कौन सा वाटर जो है इरिगेशन के लिए सुटेबल होता है? तो सुटेबल फॉर इरिगेशन कौन सा होता है जिसकी ईसी कितने से कम हो? 1.5 से। कितने साल्ट वाला वाटर इरिगेशन के लिए सुटेबल होता है? जिसका साल्ट कंसंट्रेशन कितने से कम हो? 0.1% से। 0.1 से ज्यादा है वो तो क्या होता है? हार्मफुल होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किसी वाटर की ईसी कितने से कम होना चाहिए जो इरिगेशन के लिए सुटेबल होता है? तो कितने से कम हो? 1.5 से कम हो, सुटेबल फॉर इरिगेशन। इसको कहा जाता है लो सैलिनिटी वाटर। लो सैलिनिटी वाटर। ठीक है, इसे कहा जाता है मॉडरेट सैलिनिटी वाटर। इसे कहा जाता है सैलाइन वाटर।
क्या कहा जाता है? सैलाइन वाटर। और थर्ड लास्ट हो जाएगा हाई सैलिनिटी वाटर। क्या हो जाएगा? हाई सैलिनिटी वाटर। अगर हम इन दोनों क्लासेस की बात करते हैं, इन दोनों क्लासेस में या कौन सी क्लास जो है वो सुटेबल होती है और कौन सी सुटेबल नहीं होती है, तो ये क्या है? सुटेबल है, और ये दोनों क्या है? अनसुटेबल है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यहां से एक बार देखिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी हैजार्ड, किसके बेसिस पे? सैलिनिटी। सैलिनिटी आया मतलब किससे मेजर करेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? डेसीसाइमन पर मीटर। डेसीसाइमन पर मीटर नहीं होगा तो क्या होगा? मिलीमाहोज पर सेंटीमीटर। एक डेसीसाइमन पर मीटर बराबर कितना मिलीमाहोज पर सेंटीमीटर? 100। यहां तक क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर का दोनों क्लासिफिकेशन किया, एक वर्ल्ड लेवल पे हुआ है और एक इंडिया लेवल पर। वर्ल्ड लेवल पर जो किया था यूनाइटेड स्टेट्स सॉइल लेबोरेटरी ने किया था, जिसके अंदर विल्कोक्स 1948 में आए थे। फिर उनको मॉडिफाई किसने किया था? रिचार्ड ने। कब किया था? 1954 के अंदर। इन्होंने कितनी क्लासेस में डिवाइड किया? 4 क्लासेस में। इंडिया वालों ने कितने में किया? 5 में। फर्स्ट की बात करते हैं तो 0.25 से कम क्या है? डेसीसाइमन पर मीटर में। सेकंड में 0.25 से 0.75। 3 में क्या है? 0.75 से 2.25। फोर्थ में क्या है? मोर देन 2.25। इंडिया के अंदर जो है 1.5 से कम, 1.5 से 3, 3 से 5, 5 से 10, 10 से ज्यादा। ठीक है। 1.5 से अगर कम है तो किसके लिए सुटेबल है? इरिगेशन के लिए। 1.5 से 3 वाले को क्या बोल रहे हैं? लो सैलिनिटी वाटर। 3 से 5 वाले को मॉडरेट। 5 से 10 वाले को सैलाइन वाटर, और 10 से ज्यादा वाले को हाई सैलिनिटी वाटर। अब देखो एग्जाम के अंदर ऐसा तो है नहीं कि यहां से बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू या ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी हैजार्ड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड क्लासेस जो है वो C3 की यूनिट क्या होती है, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एग्जामिनर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, या तो सिंपल क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन सी क्लास वाला वाटर जो है वो इरिगेशन के लिए क्या होता है? सुटेबल होता है, जिसकी इसी कितनी होना चाहिए, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये पूछेगा कि सेलाइन वाटर किसे कहेंगे? किस वाटर को हम सेलाइन कहेंगे जिसकी इसी कितने से कितने के बीच हो? किसको कहेंगे? जिसकी इसी 5 to 10 के बीच में हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सेलाइन वाटर। और बहुत रेयरेस्ट केस होगा कि जब आपसे यहां पर मैच करवाया जाए, ठीक है, कि भाई जिसकी इसी 1.5 से कम है तो उसको क्या बोलेंगे, 1.5 से 3 है तो उसको क्या बोलेंगे। तो एक साथ याद नहीं होगा, रोजाना एक एक भी अगर आप याद रखोगे, क्योंकि दो में ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा, उससे ज्यादा कोई कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। यहां तक समझ में आया कि आप लोगों को? ठीक है, एक बार आप इसको लिखिए, फिर हम एल्कनिटी हैजार्ड और फिर आगे बात करते हैं। थोड़ा जल्दी लिखना है ना। कहां पे? आज डेट जो है 9 तारीख है भाई, 9 जनवरी 2024। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सेलाइन वाटर और ब्राइन वाटर। कंजक्टिव यूज का मतलब क्या होता है? कंजक्टिव यूज, फ्रेश वाटर का यूज मतलब पुअर वाटर का यूज हमें किसके साथ करना है? फ्रेश वाटर के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिव यूज। एक बार इसको लिखिए। ऑन द बेसिस ऑफ साल्ट कंसेंट्रेशन, या सोल्यूबल साल्ट यहां पर लिखोगे तो थोड़ा और सही रहेगा। सोल्यूबल साल्ट ना, साल्ट के पहले लिखना है यहां पर सोल्यूबल, ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबल साल्ट कंसेंट्रेशन। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सेलाइन वाटर और ब्राइन वाटर। ठीक है, ब्राइन जिसको हम नमकीन पानी बोलते हैं ना, जिसके अंदर सबसे ज्यादा साल्ट कंसेंट्रेशन होता है। 0.05% से कम, 0.05 से 3, 3.5 से ज्यादा, मतलब 3.5 से 5 के बीच में, और 5 से अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा आपका? ब्राइन वाटर। क्रॉप प्लांट के लिए कितने साल्ट कंसेंट्रेशन का वाटर हार्मफुल होता है? मोर देन 0.1 पर, यानी सुटेबल किसे कहेंगे? जिसकी कंसेंट्रेशन कितने से कम होगी? 0.1% से। यही आप कंफ्यूजन हो सकते हो, उसके अलावा कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होगा। लिख लिया? बाटी जी जल्दी लिखा करो। किस मेथड को ऑन एंड ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन बोलते हैं? सर्जरी। किसे ऑटोमेटेड मेथड ऑफ इरिगेशन कहा जाता है? किसे ऑटोमेटेड मेथड ऑफ इरिगेशन का? कैब्लिगेशन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कैब्लिगेशन को कहा जाता है। ठीक है,
कौन सा सरफेस मेथड का एक प्रकार है या टाइप है जिसका वाटर यूज मतलब वाटर सेवी के बेसिस पर जो है वो सबसे बेस्ट है? कौन सा है? फरो मेथड। कौन सा ऐसा इरिगेशन का मेथड है जिसके अंदर वाटर का डाउनवर्ड, साइडवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट होता है? फरो मेथड के अंदर जो फरो को हम वेट करते हैं कितना पार्ट वेट करते हैं? 3/4 पार्ट वेट करते हैं। ठीक है। फरो मेथड ऑफ इरिगेशन मेनली कौन सी क्रॉप्स के लिए सुटेबल है? वाइडर क्रॉप्स के लिए। ठीक है, चलिए। पॉइंट सोर्स इमिटर्स जो हैं वो क्लोज ग्रोविंग के लिए सुटेबल है या फिर वाइडर स्पेस के लिए? पॉइंट सोर्स किसके लिए है? वाइडर रो के लिए। लिख लिया आपने? चलो ठीक। क्लासिफिकेशन वर्ल्ड में जो है किसने दिया था? यूएसएसएल ने, यूनाइटेड स्टेट्स सॉइल लेबोरेटरी ने। फर्स्ट टाइम विल्कॉक्स ने दिया था, फिर रिचार्ड्स ने इसको मॉडिफाई किया था। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ है? करनाल हरियाणा में। करनाल के अंदर एनडीआरआई भी है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। करनाल में सारी चीजें ज्यादा क्यों है? कृषि मंत्री था क्या? ये जानकारी से बाहर है। ब्रेकिस वाटर, ब्रेकिस वाटर का चेन्नई में है। ब्रेकिस वाटर एक्वा कल्चर का है, वो ब्रेकिस वाटर फॉर एक्वा कल्चर का है, चेन्नई में है। लिखिए, ये लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा, 1969। सेंट्रल सिप एंड ओल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? कितना? सेंट्रल सिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट 62, 1962। कम से कम आपको राजस्थान वाले जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके ईयर आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि अधिकतर एग्जाम के अंदर आजकल ये ईयर जरूर पूछते हैं ना। सीआईएच बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? 1990। ऐसे क्या करते हो यार? 1993 में। ठीक है। एनआरसी ऑन रैपसिड मस्टर्ड रिसर्च कब स्टार्ट किया गया था? एनआरसी ऑन आरएम, ये भी 1993 में। ठीक है। काजरी की स्थापना कब हुई थी? 1959। एफॉरेस्टेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 54, 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में। चलिए, लिख लिया? लिखो यार जल्दी। एमपीयूटी की स्थापना कब हुई थी? अभी हुई थी 2013 में, 99 में हुई थी, 1 नवंबर 99। 69 करनाल हरियाणा। लिखो लिखो जल्दी। 99 में प्राइम मिनिस्टर कौन था? अभी आपने क्या बोला? अटल बिहारी वाजपेयी हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन कब आता है? बता। 25 दिसंबर को। लिख लिया? 25 दिसंबर सही है। ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी हैजार्ड, वर्ल्ड के अंदर 4 क्लासेस है, इंडिया के अंदर 5 क्लासेस है। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। ये राइट का निशान लग रहा है, इसका मतलब क्या है? सुटेबल, सुटेबल। वरना आप लोग क्या है, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगा लेते। इसका मतलब है अनसुटेबल, नॉन ही अन आता है। C1, C2, C3, C4। आपको एग्जाम में यहां पर मिली साइमन पर मीटर में भी मिली साइमन पर सेंटीमीटर में पूछा जा सकता है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? पीएच मीटर। तो एसी मीटर कहा जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। क्या हुआ? लिखो यार जल्दी। सैलिनिटी हैजार्ड का मतलब यह है कि कितनी साल्ट कंसंट्रेशन क्रॉप प्लांट के लिए हार्मफुल होती है। ठीक है, उसका क्राइटेरिया, उसका क्लासिफिकेशन को हम सैलिनिटी हैजार्ड बोलते हैं।
तो ये वर्ल्ड लेवल के जो इंस्टीट्यूट है ना, हाँ, इनमें नौकरी कैसे मिलती है? इनमें नौकरी कैसे मिलती है? इनमें नौकरी जो है मिलती नहीं है, ऐसा तो नहीं है, मिलती नहीं है। हर कोई उसमें हर कंट्री का आ सकता है ना? हाँ, हर कंट्री का आ सकता है। जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, सिमिट है, तो इसके अंदर पहले आपको इंडियन इंस्टीट्यूशन के अंदर वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि एग्रोनॉमी के फील्ड में रामलाल जाट का नाम आपने सुना हो, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में बहुत नाम है भी, ठीक है। हाँ, उनको ऑफर आता है कि आ जाओ। आपने नाम सुना होगा रमेश रलिया का, नाम सुना है रमेश रलिया? कौन है रमेश रलिया? फादर ऑफ यूरिया, नैनो यूरिया। नैनो यूरिया जो बनाया है वो रमेश रलिया ने बनाया है। वो पहले जोधपुर में नौकरी करते थे, वही राजा जी? हाँ, वही रलिया जी पहले जो। नैनो यूरिया की डिसएडवांटेज है, पीएयू ने अभी जो रिसर्च किया है उसमें इन्होंने फाइंडिंग्स की है कि ये वीट की यील्ड में लगभग 20 से 25% तक यील्ड लॉसेस कर रहा है। आ जाओ। लिखा क्या भाई? लिखो लिखो। नैनो यूरिया के हार्मफुल इफेक्ट्स कुछ इंस्टीट्यूट बता रहे हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, और कुछ बता रहे हैं कि हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है। देखो इस सिस्टम में क्या है कि इफको भी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मतलब इतना उनका जो है व्यापार हो रहा है कि कुछ मतलब बता नहीं सकते ना। डिमांड है, लोग लड़ते हैं उसको यूरिया लेने के लिए। यूरिया के लिए लड़ते हैं, नैनो यूरिया के लिए नहीं लड़ते हैं। हमारे तो हालत खराब होती है, पहुंचता ही नहीं। नैनो यूरिया की बोतल को तो वो मतलब एज ए गिफ्ट में देते हैं कि एक बैग ले रहे हो तो एक साथ एक बोतल ले लो, ठीक है। कहीं ना कहीं उसकी कंसंट्रेशन में जो है, चलो लिखा क्या? लिखो फटाफट लिखो। नैनो यूरिया के अंदर भाटी जी नाइट्रोजन परसेंट कितना होता है? भाटी जी मैंने सही किया था, उस टेस्ट पे 4% था, टेस्ट पे भी सुनाया था, मेरा सही था। और डीएपी में नाइट्रोजन? भाटी जी से पूछ रहा हूँ। चलो कोई ना। लिख लिया क्या? चलो बात नहीं रही भाई। लिख लिया? चलो अभी वर्ल्ड वाला पूछेगा हमारे को, ये इंडिया वाला तुमसे कुछ भी पूछ सकता है भाई। ठीक, अगर पूछेगा मेरे को बताया जाएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। लिख लिया? चलो इसके बाद में एल्कलिनिटी हैजार्ड सेकंड आता है। एल्कलिनिटी हैजार्ड, जब सर ने आपको सोइल साइंस पढ़ाई होगी उसके अंदर जब प्रॉब्लमेटिक सोइल पढ़ा रहे होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि मान लीजिए कोई एल्कलाइन सोइल है तो उसके अंदर SAR की वैल्यू जो है, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो की वैल्यू जो है वो 15 से क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तो उसको उन्होंने कहा होगा कि ये एल्कलाइन सोइल होती है, कहा था। अब बात करते हैं एल्कलिनिटी हैजार्ड के बारे में। एल्कलिनिटी हैजार्ड को मेजर करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है या जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्या है आपका? SAR वैल्यू है, ठीक। SAR की फुल फॉर्म क्या होती है? सोडियम एब्जॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन या फिर एडजॉर्प्शन, कौन सा सही है? फर्स्ट सही है, सेकंड सही है? ये गलत है और ये सही है, ठीक है। सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो ये बताता है कि क्ले कॉम्प्लेक्स पर जो है, बात नहीं मिस्टर प्रतीक्षा, बात करना हो बाहर जा सकते हो, ठीक है। जब भी हम क्ले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो क्ले कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। और सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। मान लीजिए किसी सोइल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है सोडियम का एडजॉर्प्शन क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। सोडियम का एडजॉर्प्शन ज्यादा है तो उसकी एल्कलिनिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। मतलब हम SAR वैल्यू के माध्यम से ये पता लगा सकते हैं कि हमारी सोइल के अंदर SAR कितना या एल्कलिनिटी हैजार्ड कितना है। सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सोडियम +2 होता है या प्लस चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है, अंडर रूट कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेड बाई 2। कैल्शियम पर +2, मैग्नीशियम पर +2, ये किसका फॉर्मूला है आपका?
SAR का है, ठीक है। SAR जो है टर्म किसने दी थी? गिवन बाई किसने दी थी? रिचार्ड नामक साइंटिस्ट ने। किसने दी थी? रिचार्ड ने जो है मॉडिफाई भी कब किया था? 1954 में। तो इस टर्म को भी कब दिया था? 1954 के अंदर। ये चीज क्लियर है। एल्कलिनिटी हैजार्ड को हम किससे मेजर करते हैं? SAR वैल्यू से। SAR का फुल फॉर्म क्या है? सोडियम एडजॉर्प्शन रेशो है। सोडियम एडजॉर्प्शन रेशो है। SAR का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम डिवाइडेड बाई अंडर रूट कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। किसने ये टर्म दी थी? रिचार्ड ने। कब दी थी? 1954 में। SAR वैल्यू के बेसिस पे जो है हम क्लासिफिकेशन जो करते हैं वो दो तरीके से। एक किसके अनुसार? वर्ल्ड के अनुसार। एक किसके अनुसार? इंडिया में कौन करता है? सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड में कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स सॉइल लेबोरेटरी करती है। ये कितनी क्लासेस में डिवाइड करते हैं? 4 क्लास में। इंडिया वाले कितने में करते हैं? 5 में, ठीक है। इसके बाद में अगर हम एल्कलिनिटी की बात करते हैं तो जैसे C1 की बात करते हैं, C2, C3 एंड C4। 0 से 10, 10 to 18, 18 to 26 और 26 से ज्यादा। इसी तरीके से यदि हम यहाँ क्लासेस की बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी क्लासेस हैं? 5 क्लासेस हैं, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से ज्यादा। आपको जो क्लासिफिकेशन याद रखना है वो इंडिया वाला मोस्टली याद रखना है। 0 से 10 यानी ये क्या है आपका? सुटेबल फॉर इरिगेशन। सुटेबल फॉर इरिगेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? लो सोडियम वाटर। लो सोडियम वाटर। इसको क्या कहा जाएगा? मॉडरेट सोडियम वाटर, ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा? सोडियम वाटर। क्या कहा जाएगा? सोडियम वाटर। इसके बाद में लास्ट हो जाएगा आपका हाई सोडियम वाटर। क्या हो जाएगा? हाई सोडियम वाटर। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा कि जिसका SAR वैल्यू जो है कितने से कम हो? 0 से 10 से कम हो या 0 से 10 हो, वो किसके लिए सुटेबल है? इरिगेशन के लिए। 10 से 20 वाले को क्या बोलते हैं? लो सोडियम। 10 से 20 से 30 वाले को मॉडरेट। 30 से 40 वाले को सोडियम वाटर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बनता है कि सोडियम वाटर के अंदर SAR वैल्यू कितनी होती है? तो कितनी होती है? 30 से 40 होती है। जबकि अगर हम सेलाइन वाटर की बात करते हैं तो उसके अंदर AC कितनी होती है? सेलाइन वाटर के अंदर 5 to 10 होती है। दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। सेलाइन वाटर के अंदर इसी कितनी? 5 to 10, ठीक है। इसी तरीके से सोडियम वाटर के अंदर SAR वैल्यू कितनी? 30 to 40। यहां पर जो SAR की जो यूनिट होती है, यूनिट की अगर हम बात करते हैं मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। क्या होती है? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, या इसे हम बोलते हैं मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ये होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन को बताता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिली इक्विवेलेंट कहा जाता है कि 1000 के कंपैरिजन में कितना इलेक्ट्रोलाइट्स वहां पर प्रेजेंट है उसे क्या कहा जाता है? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर कहा जाता है। 1 लीटर इरिगेशन वाटर के अंदर कितने इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है उसे कहा जाता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा C1, C2, C3, 4 में से यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस बनते हैं वो इंडिया के अकॉर्डिंग यानी CSSRI के अकॉर्डिंग बनते हैं कि कौन से वाटर को जो है हम क्या बोलते हैं? सोडियम वाटर बोलते हैं। तो किसे कहा जाता है? जिसका SAR वैल्यू कितना हो? 30 to 40 हो। 0 से 10 वाला जो है इरिगेशन के लिए सुटेबल है। यहां से आपको मैच भी करवाया जा सकता है कि 0 से 10 वाला या 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 या 40 से ज्यादा। आपको सिंपली जो है इधर वाली वैल्यू भी याद रखना है, C1, C2, C3 और C4 की। यहां तक क्लियर है? इसे हम क्या बोल रहे हैं? सैलिनिटी एल्कलिनिटी हैजार्ड, ठीक है। इसके बाद में अगला जो क्लासिफिकेशन का बेसिस आता है उसको हम बोलते हैं साल्ट इंडेक्स के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ साल्ट इंडेक्स। साल्ट इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? साल्ट इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? साल्ट इंडेक्स बराबर टोटल सोडियम माइनस 24.5, ठीक है, माइनस टोटल कैल्शियम माइनस कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 4.85।
ये किसका फॉर्मूला है आपके? साल्ट इंडेक्स का। किसका है? साल्ट इंडेक्स का। और साल्ट इंडेक्स टर्म गिवन बाय किसने दी थी? पुरी ने। किसने दी थी? पुरी ने। आपने 2-3 इंडेक्स का नाम सुना होगा जब सोइल साइंस पढ़ी होगी। सर ने बताया होगा कि यदि हम इंडेक्स की बात करते हैं तो एक इंडेक्स होता है वेदरिंग इंडेक्स। क्या होता है? वेदरिंग इंडेक्स। वेदरिंग इंडेक्स जो है वो किसने दिया है? जैक्सन ने दिया है। किसने दिया है? जैक्सन ने दिया है। जैक्सन मैंने आपको वाटर मैनेजमेंट के अंदर एक और बार बताया था। जैक्सन कहीं ना कहीं आपको आया होगा। एक स्ट्रेस डिग्री डे मैंने करके आपको फॉर्मूला बताया था, कैनोपी टेम्परेचर माइनस एयर टेम्परेचर वाला। वो भी किसने दिया था? जैक्सन ने दिया था। एक होता है आपका फर्टिलिटी इंडेक्स। क्या है? फर्टिलिटी इंडेक्स, या इस फर्टिलिटी इंडेक्स को बोला जाता है न्यूट्रिएंट इंडेक्स। क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट इंडेक्स। आप सबने पार्कर पेन का नाम सुना होगा, और जो पार्कर पेन का नाम रखा गया है वो किसके बेसिस पे रखा गया है? इन पार्कर के बेसिस पे, जिन्होंने क्या बताया था? फर्टिलिटी या फिर न्यूट्रिएंट इंडेक्स के बारे में बताया था। जब साल्ट इंडेक्स की वैल्यू, यहां पर लिख रहा हूं, जब साल्ट इंडेक्स की वैल्यू जो है, इंडेक्स की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू अगर मान लीजिए नेगेटिव में है, नेगेटिव में कितना? -24.5 से 0 के बीच में है, तो ये तो क्या है? सुटेबल है। क्या है? सुटेबल। और मान लीजिए 0 से अगर ज्यादा हो जाएगी, 0 से ज्यादा अगर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ये क्या होता है? हार्मफुल। इसका मतलब एक बार समझेंगे, साल्ट इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो साल्ट इंडेक्स फॉर्मूला क्या है? साल्ट इंडेक्स का, किसी भी वाटर के अंदर टोटल सोडियम कितना है, किसी भी वाटर के अंदर टोटल सोडियम कितना है, -24.5 माइनस टोटल कैल्शियम माइनस कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इनटू 4.85। इससे आपका क्या निकल जाएगा? साल्ट इंडेक्स निकल जाएगा। साल्ट इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? -24.5 से 0 के बीच में आ रही, तो ये क्या है? सुटेबल है। लेकिन 0 से, यानी 1 भी आ गई, 2 भी आ गई, 3 भी आ गई, तो ये क्या होता है? हार्मफुल होते हैं। अभी जो पिछला एग्जाम हुआ था शायद AA का, उसके अंदर पूछा गया था कि साल्ट इंडेक्स की वैल्यू जो है कितनी अगर रहती है तो वो सुटेबल होती है, या उस वाटर को जो है सुटेबल वाटर कहा जाता है इरिगेशन के लिए। तो किसे कहा जाता है? जिसकी साल्ट इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो? -24.5 से 0 हो, तो वो क्या होता है? इरिगेशन के लिए सुटेबल होता है। जबकि जिसकी वैल्यू 0 से अगर ज्यादा होगी वो क्या होता है? हार्मफुल होता है। ये दोनों चीजें याद रहेगी आपको। एक बार आप इनको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी लिखना। SAR, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो। सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो। अंडर रूट नीचे वाले पूरे पे ही है। ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला जो है, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर के अंदर आपको वैल्यू याद रहे ना रहे, लेकिन फॉर्मूले सबके याद रखना है। जैसे कि साल्ट इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, सोल्यूबल साल्ट परसेंटेज का कितना होता है, ठीक है, यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज का कितना होता है, लिखा क्या? व्हाट इज लिख लिया? ठीक है, रिचार्ड्स ने दिया ये। रिचार्ड्स 1954। लिख लिया पीछे? हाँ बोलिए। राजस्थान में मैक्सिमम पार्ट पर, मतलब हिंदी में, चलो एक बार बोलो क्या बोल रहे हो? उपोष्ण होगा या उष्ण होगा? ट्रॉपिकल होगा या फिर सब ट्रॉपिकल होगा? राजस्थान की ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों के बीच में ऐसा कुछ कहा जाता है। उष्ण उपोष्ण जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, दोनों का मीडिएटर पाया जाता है, उष्ण और उपोष्ण। ठीक है, एक बार ज्योग्राफी का इतना कंफर्मेशन नहीं, एक बार देखें। अधिकतर एरिया किसमें आता है? सब ट्रॉपिकल में। अधिकतर एरिया जो है हमारा सब ट्रॉपिकल में आएगा, ठीक है, क्योंकि 23 डिग्री रेखा जो है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। जब ग्लोब की हम बात करते हैं तो ग्लोब के 0 डिग्री में तो क्या होती है हमारी? इक्वेटर होती है। इस इक्वेटर के नॉर्थ में अगर हम बात करते हैं 23.5 और इधर 23.5, इधर होता है कर्क रेखा और इधर होती है मकर रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के कहां होकर गुजरती है? केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बाकी वाले रीजन में क्या होगा? सब ट्रॉपिकल होगा।
ठीक है। इसलिए राजस्थान जो है मेनली कौन सी उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, उपोष्ण। ट्रॉपिकल को मेरे ख्याल से उष्ण कहा जाता है, सब ट्रॉपिकल को उपोष्ण कहा जाता है, ठीक है। शीतोष्ण जो है किसको कहा जाता है, सब पोलर को, और पोलर को क्या कहा जाता है, सॉरी सब टेम्परेट को क्या कहा जाता है, शीतोष्ण। चलिए ज्यादा कंफ्यूजन लिख लिया, चलो ट्रॉपिकल को कहा जाता है उष्ण। चलो छोड़ो, बाटी जी लिखो ऐसे यार, यूनिट है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सोडियम वाटर की वैल्यू कितनी होती है SAR में, या कौन सा सैलिनिटी एल्कलिनिटी हैजार्ड के बेसिस पर जो है सुटेबल होता है। उष्ण जो है ट्रॉपिकल को कहा जाता है, ठीक है। उपोष्ण जो है सब ट्रॉपिकल को कहा जाता है, और सब पोलर को जो है शीतोष्ण कहा जाता है, और जो पोलर वाला होता है उसको शीत कहा जाता है, शीतोष्ण कहा जाता है। हिंदी के कंपैरिजन में अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो मैं मानता हूं सबसे अच्छा है, ठीक है। जीके जरूर आप हिंदी में पढ़ लो, लेकिन इंग्लिश में मैंने ये पाया है कि इजीली चीजें याद हो जाती है। क्यों बाटी, सही बात है। कल इन्होंने प्रैक्टिस नियम लिखे, हंसने वाला उसमें स्पेशल था, हंसना नहीं तो भी हंसे। आप में से कोई 1 घंटे तक चुप रह सकता है बिना बोले, मतलब 20 मिनट तक कुछ चुप रह सकता है? चलिए देखता हूं, देखिए किसके मुंह से मतलब आवाज नहीं निकलती आज, है ना। अगर मैं बोलूं कि लिख लिया तो मतलब कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा, नहीं लिखा तब हाथ खड़ा करेगा, ठीक। लिख लिया? अरे बोल जाओ भाई। 0 से 10, 10 से 18, 18 से 26, 26 से ज्यादा। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो आपको याद करने में। ओ अमन मीणा, शांत, हाँ शांत। चलिए लिख लिया? देखो इसके अंदर जो है, इसको आप लो सैलिनिटी बोल सकते हो, लो एल्कलिनिटी, लो एल्कलिनिटी, इसको बोल सकते हो मॉडरेट, इसको बोल सकते हो हाई, और इसको बोल सकते हो वेरी हाई, ठीक है। जीरो से 10 लो एल्कलिनिटी वाटर, मॉडरेट, हाई और वेरी हाई, ठीक है। लो हैजार्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है, एल्कलिनिटी की जगह जो है यहाँ पर लो हैजार्ड, मॉडरेट हैजार्ड, हाई हैजार्ड और वेरी हाई हैजार्ड जो है वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है। रोजाना आपको एक एक दिन जो है, एक दिन एल्कलिनिटी का याद रख लो, एक दिन सैलिनिटी का याद रख लो, ऐसा अगर करोगे तो लगभग 10-11 दिन के अंदर ये याद हो जाएगा। लिख लिया? चलो इसके बाद आता है आपका सोल्यूबल साल्ट परसेंटेज। अच्छा बाकी है क्या एक और, कौन सा वाला? मेरे ख्याल से अब लिखेंगे तो आएगा। अच्छा ये भी है क्या, साल्ट इंडेक्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है साल्ट इंडेक्स किस साइंटिस्ट ने दिया था, किसने दिया था? पुरी ने, ठीक है। टोटल सोडियम -24.5 माइनस टोटल कैल्शियम माइनस कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है।
इंटू 4.85। बिल्कुल, फॉर्मूलाज को अच्छे से याद रखना। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर के अंदर से या तो फॉर्मूला पूछा जाएगा या फिर इनकी वैल्यूज पूछी जाती है कि कौन सा वैल्यू वाला वाटर जो है इरिगेशन के लिए सुटेबल होता है और कौन सा अनसुटेबल होता है। सुटेबल फॉर इरिगेशन, सुटेबल फॉर इरिगेशन, हार्मफुल या फिर नॉन सुटेबल। साल्ट इंडेक्स, टोटल सोडियम माइनस 24.5 माइनस टोटल कैल्शियम माइनस कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 4.85। टर्म गिवन बाय पुरी। इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वेदरिंग इंडेक्स किसने दिया है? जैक्सन ने दिया है। जैक्सन मैंने जब आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पढ़ाया था तब भी बताया था, जैक्सन ने जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टर्म दिया है, लीस जैक्सन करके नाम साइंटिस्ट थे। फर्टिलिटी इंडेक्स या फिर न्यूट्रिएंट इंडेक्स की बात करते हैं तो किसने दिया है? पार्कर ने दिया है। साल्ट इंडेक्स की वैल्यू जो है -24.5 से 0 के अगर बीच में है तो सुटेबल रहेगी, या 0 से अगर ज्यादा है तो वो क्या रहेगी? हार्मफुल रहती है। ठीक है, ऐसा वाटर जिसके अंदर साल्ट इंडेक्स की वैल्यू -24.5 से 0 के बीच में है तो सुटेबल फॉर इरिगेशन, अगर 0 है तो हार्मफुल। लिख लिया? टोटल सोडियम माइनस 24.5 माइनस टोटल कैल्शियम माइनस कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 4.85। इसको हाँ ट्रीट किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट से। जिस तरीके से हम कैल्शियम कार्बोनेट का यूज जो है हम एसिडिटी, इक्विवेलेंट एसिडिटी और इक्विवेलेंट बेसिसिटी के लिए यूज करते हैं, उसी तरीके से जो है वाटर के अंदर साल्ट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट से ट्रीट किया जाता है। इसके अंदर हम ये भी बात करेंगे, एक क्वेश्चन आया था पीजी 2019 के अंदर, कैल्शियम मैग्नीशियम का डिटरमिनेशन वाटर के अंदर कैसे करते हैं। ठीक है, उनके कुछ पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स हैं। टोटल कैल्शियम जो है वो वाटर के अंदर कितना था, उससे टोटल कैल्शियम जो है पहले से वाटर के अंदर कितना प्रेजेंट है वो है टोटल कैल्शियम, माइनस कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो जाहिर सी बात है हमने जो कैल्शियम कार्बोनेट से ट्रीट किया तो उसमें कितना है। ठीक है, वेदरिंग इंडेक्स है, वेदरिंग इंडेक्स है, ये जैक्सन ने दिया है, वेदरिंग इंडेक्स गिवन बाय जैक्सन। फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट इंडेक्स किसने दिया है? पार्कर ने दिया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इनके बारे में और आगे डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये फर्टिलिटी वाले पार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इसकी भी यूनिट जो है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। ठीक है, साल्ट इंडेक्स की यूनिट लिख लेना, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। MEQ का मतलब है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यूनिट जो है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। MEQ पर लीटर। ठीक है, अब तक हमने बात किया है सैलिनिटी हैजार्ड के बारे में, एल्कलिनिटी हैजार्ड के बारे में, सैलिनिटी, एल्कलिनिटी हैजार्ड। उसके बाद हमने बात किया है किसके बारे में? साल्ट इंडेक्स के बारे में। लिख लिया यहां तक? चलिए, इसके बाद 6 आपका चलता है सोल्यूबल साल्ट परसेंटेज। सोल्यूबल साल्ट परसेंटेज या जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SSP। क्या कहा जाता है? SSP। SSP की फुल फॉर्म क्या होती है वैसे तो? सिंगल सुपर फॉस्फेट होती है, जिसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं? रॉक फॉस्फेट की रिएक्शन H2SO4 के साथ करने से सिंगल सुपर फॉस्फेट बनता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा फर्टिलाइजर है जिसके अंदर तीनों सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, सल्फर भी होता है, फास्फोरस भी होता है। सोल्यूबल सोडियम परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सोडियम डिवाइडेड बाय सोडियम प्लस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम इंटू 100। क्या है? सोडियम इंटू 100 डिवाइडेड बाय सोडियम प्लस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज? +2 प्लस प्लस। तो यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट वही मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू यदि मान लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, यदि 60 से कम आती है तो सुटेबल फॉर इरिगेशन, और 60 से अगर ज्यादा आती है, मोर देन 60 अगर आती है, नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन, नॉट सुटेबल फॉर
इरिगेशन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका आरएससी, साल्ट सोल्यूबल साल्ट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? सोडियम डिवाइडेड बाय सोडियम प्लस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम इनटू 100। याद रखना ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, किसमें है? प्लस के अंदर है। 100 का आ रहा है, ऊपर आ रहा है। यूनिट क्या है? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। वैल्यू जो है वो कितने से कम हो तो सुटेबल होती है? 60 से कम हो तो सुटेबल है। किसके लिए? इरिगेशन के लिए। मोर देन अगर 60 है तो नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन। 7 है इसके अंदर आरएससी। आरएससी जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट। रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट जो टर्म दी थी किसने? ईटोन नामक साइंटिस्ट ने। किसने दिया था? ईटोन। इसके अंदर वैल्यू यदि 1.25 से कम हो तो दैट इज सुटेबल फॉर इरिगेशन। सॉरी, इसके पहले एक फॉर्मूला था। आरएससी के फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट की, तो कार्बोनेट -2 प्लस SCO3 माइनस कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट माइनस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम माइनस Ca+2 प्लस Mg+2। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका होता है? आपका आरएससी का होता है। आरएससी की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं 1.25 से अगर कम है तो ये क्या होगा? सुटेबल फॉर इरिगेशन। ठीक है, सुटेबल फॉर इरिगेशन। 1.25 से 2.5 के बीच में होगा तो लेस सुटेबल और 2.5 से अगर ज्यादा होगा तो नॉट सुटेबल। आरएससी का याद रखना है रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। किसने टर्म दी थी? ईटोन नामक साइंटिस्ट ने। आरएससी का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट माइनस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। एक बार इसको लिख लीजिए, इसकी यूनिट भी वही है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फिर बोरोन और क्लोराइड का और है, यूनिट भी लिख लेना, यूनिट मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अधिकतर जो हम कंफ्यूजन होते हैं वो साल्ट इंडेक्स में और सोल्यूबल साल्ट परसेंटेज में होते हैं। किस किस के बीच में? साल्ट इंडेक्स और सोल्यूबल साल्ट परसेंटेज में। साल्ट इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? टोटल सोडियम -24.5 माइनस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम इंटू टोटल सोडियम -24.5 माइनस फिर क्या आएगा? टोटल कैल्शियम माइनस कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 4.85। ये है आपका किसका? साल्ट इंडेक्स का फॉर्मूला, जो कि पुरी नामक साइंटिस्ट ने दिया था, जिसकी वैल्यू -24.5 से 0 के बीच में होगी तो सुटेबल है, 0 से अगर ज्यादा है तो ये सुटेबल नहीं है, हार्मफुल है। इसी तरीके से सोल्यूबल साल्ट परसेंटेज आता है जिसको हम एसएस भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला सोडियम डिवाइडेड बाय सोडियम प्लस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम इनटू 100 होता है, जिसकी यूनिट मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। अगर 60 से कम है तो ये किसके लिए सुटेबल है? इरिगेशन के लिए, और 60 से अगर ज्यादा है तो नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन। रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट जो है इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरएससी कहा जाता है। किस साइंटिस्ट ने दिया है? ईटोन ने दिया है। फॉर्मूला याद रखना है, कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट माइनस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। इस फॉर्मूले में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है एग्जामिनर, वो क्या करता है? प्लस माइनस का कंफ्यूजन करता है। कहीं जगह कार्बोनेट माइनस बाइकार्बोनेट, माइनस की जगह प्लस दे देगा, इधर माइनस की जगह प्लस दे देगा। तो आपको चाहे एक दिन में एक ही फॉर्मूला याद करो, ठीक है, 3-4 दिन लगेंगे, आपको याद हो जाएंगे, लेकिन इनमें फॉर्मूला या वैल्यू जो है वो जरूर पूछी जाती है। आप टेस्ट में याद कर दो। टेस्ट में तो देना ही है। क्या हुआ? डूडी? अच्छा, डूडी सर ही अभी पीएचडी में भी कोर्स चल रहा है, ये क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर का, वही पढ़ाते हैं। पढ़ाते तो क्या है मतलब, अच्छा, कुछ भी बोल सकते हैं डूडी सर। डूडी सर को हर आदमी जानता सर। तुम तो
उदयपुर रही नहीं, कहाँ से जाएगी? चलो कोई ना, वो अपने सिलेबस से बाहर की बात है, जो सिलेबस में हो वही अपन को करना चाहिए। अगर आप आरसीए में आए और आपकी किस्मत रही कि अगर आपको सॉइल साइंस मिला और आपकी और ही ज्यादा किस्मत रही कि डूडी सर मिले, तो आपको पता लग जाएगा ना कौन। चलो ऐसा कुछ नहीं, चलो लिख लिया, लिखो लिखो। इसके बाद है बोरोन कंसंट्रेशन वाला, और उसके बाद में हम बात करेंगे क्लोराइड कंसंट्रेशन का। तो थोड़ा जल्दी लिखो यार बाटी जी। चलो 8 है आपका बोरोन कंसंट्रेशन के बेसिस पे। बोरोन कंसंट्रेशन, बोरोन कंसंट्रेशन के बेसिस पे एक वर्ल्ड लेवल पर क्लासिफिकेशन दिया गया और एक इंडिया। आपको मेनली इंडिया वाला इस केस में याद रखना है। अगर बोरोन की कंसंट्रेशन पीपीएम में, किसमें? पीपीएम में, यदि मान लीजिए पीपीएम में 0.7 से कम है तो सुटेबल, 0.7 से 1.5 है तो लेस सुटेबल, और 1.5 से अगर ज्यादा है नॉट सुटेबल। आपको वर्ड वाला वैसे याद ही नहीं रखना है, ठीक है, बहुत रेयरेस्ट केस में पूछा जाएगा। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो अकॉर्डिंग टू CSSRI के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग। यहाँ बोरोन की जो कंसंट्रेशन है वो किस में होगी? पीपीएम में होगी। यदि बोरोन की कंसंट्रेशन 3 से कम है, 3 से 4 है, 3 से 5 सॉरी 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10 और 10 से ज्यादा, ठीक है, तो ये जो है सुटेबल होता है। लेस सुटेबल या लेस बोरोन वाटर, इसे कहा जाता है सुटेबल फॉर इरिगेशन, इसे ही कहा जाता है लेस बोरोन वाटर, मॉडरेट बोरोन वाटर, और इसे कहा जाता है बोरोन वाटर, इसे कहा जाता है हाई बोरोन वाटर, ठीक है। तो बोरोन कंसंट्रेशन जो है हम किस में माप रहे हैं? पीपीएम में। 0.7 से कम है तो क्या ये सुटेबल है? क्या नहीं है, ठीक। किसकी? इसके अंदर 3 ही है, इसमें थोड़ा सा 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इसके अंदर 3 ही क्लासेस है। 0.7 से कम, 0.7 से 1.5, 1.5 से अगर ज्यादा, तो 1.5 से अगर ज्यादा है तो नॉट सुटेबल, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कितनी कंसंट्रेशन से कम वाला वाटर जो है बोरोन की, कितनी कम से कंसंट्रेशन हो कि उसका यूज जो हम इरिगेशन पर्पज से कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कितने से कम होना चाहिए? 3 से कम होना चाहिए। किसी वाटर के अंदर बोरोन की कंसंट्रेशन 3 ppm या 3 मिलीग्राम से अगर कम होती है तो वो इरिगेशन के लिए क्या है? सुटेबल है। किस वाटर को हम बोरोन वाटर बोलते हैं? जिसके अंदर बोरोन की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 5 से 10 होती है। याद रखना है सोडियम वाटर किसको बोलते हैं, ठीक है, सोडियम वाटर किसे कहा जाता है, बोरोन वाटर किसे कहा जाता है, और आपका कौन सा किसका वर्ड, मतलब बहुत रेयरेस्ट केस है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अधिकतर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो 3 ppm वाला पूछा जाता है कि कितने ppm से जो है, देखिए वहां पर मेंशन होगा आपको अकॉर्डिंग टू यूएसएसएल या फिर अकॉर्डिंग टू मान लीजिए विल्कोक्स के अकॉर्डिंग। 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आपको वैल्यू पर जाना है। अगर मान लो ऑप्शन में वैल्यू यूं हो 0.7 से कम हो, 0.7 से 1.5 हो, ठीक है, और 1.5 से या 2 के बीच में हो, तो जाहिर सी बात है फिर कौन सा सुटेबल है, कौन सा लेस सुटेबल, नॉट सुटेबल है। फिर हमें इस वाले क्लासिफिकेशन पर आना है, समझ रहे हो? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो चीजें याद रखना है। लास्ट इसके अंदर है क्लोराइड का क्लासिफिकेशन। ये तो ऐसे ही लिख दिया, अभी इसको हटा देते हैं।
वाकई में इलेक्ट्रिकल बोर्ड आने की वजह से बहुत सारी सुविधाएं हुई हैं, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी सिस्टम में अभी भी इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन वहाँ के प्रोफेसर जो है उस बोर्ड को टच नहीं करना चाहते। कभी तुम आओगे आरसी में, आने वाले हो वैसे, मतलब थोड़े दिन बाद। नहीं आओगे? चलो, लिख लिया? ओके, चलिए। इसके बाद में लास्ट क्लासिफिकेशन हमारा बचता है क्लोराइड का क्लासिफिकेशन। कौन सा है? 8 नंबर 9 का है क्लोराइड कंसंट्रेशन के बेसिस। क्लोराइड कंसंट्रेशन के बेसिस पे क्लोराइड की कंसंट्रेशन वही पीपीएम में 4 से कम, 4 से 7, 7 से 12, 12 से 20 और 20 से ज्यादा, ठीक है। suitable for irrigation, low chloride water, moderate chloride water, chloride water और high chloride। क्लोराइड कंसंट्रेशन के बेसिस पे कितनी क्लासेस है? 5। जहां जहां 5 क्लासेस है वहां वहां आपको जो है पर्टिकुलर चीज मिलेगी। जैसे यहाँ पर 5 क्लासेस है तो एक मिलेगा आपको क्लोराइड वाटर, बोरोन की 5 क्लासेस है तो एक मिलेगा आपको बोरोन वाटर, ठीक है। सोडियम अगर हम बात करते हैं एल्कलिनिटी की तो वहां पर मिलेगा आपको सोडियम वाटर, ठीक है। सैलिनिटी की 5 क्लासेस तो वहां मिलेगा आपको सैलाइन वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है क्लोराइड कंसंट्रेशन के बेसिस पे, ठीक है। एक लिख लेना इधर, सैलिनिटी, रेजिस्टेंस, क्रॉप प्लांट। बार्ले, sugar beet and cotton। हाई सैलिनिटी बीएससी करके इस तरीके से, ठीक है। बार्ले, सुगर बीट एंड कॉटन, हाई सैलिनिटी टॉलरेंट, ठीक है। इसके अंदर याद रखना है मेज, व्हीट एंड राइस, मेज, व्हीट एंड राइस। मेज, व्हीट एंड राइस, ठीक है। ये है आपका मॉडरेट सैलिनिटी रेजिस्टेंस। अभी बताते हैं, ठीक है। एक है आपका बीन्स, ठीक है, बीन्स एंड रेडिस, बीन्स एंड रेडिस, लो सैलिनिटी रेजिस्टेंस, ठीक है। हाई सैलिनिटी रेजिस्टेंस में बार्ले, सुगर बीट, कॉटन है। मॉडरेट के अंदर मेज, व्हीट, राइस है। और अगर हम लो सैलिनिटी रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो कौन कौन है? बीन एंड रेडिस है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया और बच्चे जो अधिकतर कंफ्यूजन होते हैं वो इसमें होते हैं कि राइस ज्यादा सैलिनिटी टॉलरेंट है या बार्ले ज्यादा सैलिनिटी टॉलरेंट है। अधिकतर कंफ्यूजन जो होता है वो किसमें होता है? बार्ले और राइस में। याद रखना है बीएससी यानी बार्ले, सुगर बीट और कॉटन जो है वो किस नेचर के होते हैं? हाई साल्ट टॉलरेंट होते हैं या हाई सैलिनिटी टॉलरेंट वाले होते हैं। मिस्टर व्हीट यानी मेज, राइस और व्हीट, इसमें क्या आ जाएगा आपका? मॉडरेट सैलिनिटी रेजिस्टेंस। बीन एंड रेडिस जो है वो क्या है आपका? लो सैलिनिटी रेजिस्टेंस। इस यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो केवल ये पूछा जाता है कौन सी ऐसी क्रॉप है जो सैलिनिटी को सबसे ज्यादा टॉलरेंट करती है। ऑप्शन में आपको जो है
बार्ले भी दिया जाएगा, मेज भी दिया जाएगा, राइस भी दिया जाएगा, या बीन्स भी दिया जाएगा। तो आपको राइस और बार्ले के अंदर कंफ्यूजन कतई नहीं होना है। राइट आंसर क्या होगा आपका? बार्ले। बार्ले जो है वो सैलिनिटी को सबसे ज्यादा क्या करता है? टॉलरेंट करता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी थोड़ा बहुत पोर्शन और बाकी है, उसको हम कल खत्म कर देंगे। लास्ट इसके अंदर जो पार्ट बच रहा है हमारा ड्रेनेज का बच रहा है, कल की क्लास के अंदर हम ड्रेनेज खत्म कर देंगे। उसके अलावा थोड़ा बहुत पोर्शन अगर हम थोड़ा मेजरमेंट का देखेंगे तो मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर का देख लेंगे, क्योंकि आप एओ या डब्ल्यू का अगर कभी पेपर देते हो मात्र 5 या 10 मिनट का काम रहेगा। ठीक है, कौन कौन सा ऑरिफिस क्या होता है, पार्शियल फ्लूम क्या होता है, उसके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। थोड़ा इसको पढ़ के आना, हो सकता है आपको एक दिन में याद नहीं होगा, किसी को याद नहीं होता है। ठीक है, तो एक एक चीज करके जो है इस पर याद रखना है आपको। ठीक है, साल्ट कंसंट्रेशन के बेसिस पर किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।